हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग सेशन पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों के सरेंडर के लिए नई पॉलिसी लागू की है। तो इसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लागू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है। तो इस उत्सव की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। यह आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। हाल ही में कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया है। हाल ही में एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। तो इसका अनावरण चीन के द्वारा किया गया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा। तमु ल्होसार पर्व किस देश में मनाया गया है। यह नेपाल में मनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी DGP की वृद्धि दर कितने फीसदी रहने की अनुमान व्यक्त किया है। तो 6.6% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वृद्धि दर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है। तो यह दिवस अभी हाल ही में 1 जनवरी को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भुवनेश कुमार ने 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार ग्रहण किया है। और फ्रेंड्स, भुवनेश कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। और बात करें फ्रेंड्स, उन्होंने किनका स्थान लिया है। तो भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। और भुवनेश कुमार फ्रेंड्स इससे पहले उत्तर प्रदेश के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। इससे पहले वे वित्त सचिव, तकनीकी शिक्षा सचिव और भूमि राजस्व विभाग के मंडलायुक्त रह चुके हैं। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाता है। तो इसकी स्थापना सन 2009 में योजना आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक अद्वितीय 12 अंकों की पहचान संख्या या आधार प्रदान करता है, जो उनकी पहचान को प्रमाणित करने में मदद करती है और विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाती है। और बात करें फ्रेंड्स UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नंदन नीलेकणी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। और देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेम प्रश्न है, जैसे प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है सेम वैसे ही प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवाइज कर लेते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। हरिबाबू कंबमपति को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। मदन लोकुर को आंतरिक न्याय परिषद यानी IJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा को RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। B राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा B। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है, इसने मनीष सिंघल को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। और बात करें फ्रेंड्स मनीष सिंघल ने किनका स्थान लिया है, तो मनीष सिंघल ने दीपक सूद का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से चैम्बर का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। और फ्रेंड्स मनीष सिंघल इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के उप महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने। 51वें क्रम के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 31वें क्रम के महानिदेशक राजेंद्र सिंह भट्टी बने। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के 30वें क्रम के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 26वें क्रम के प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पदभार संभाला। वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख का पदभार अमरप्रीत सिंह ने संभाला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर बनी। SBI के नए चेयरमैन चल्ला श्रीवास्तव शेट्टी बने। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने। नए लोकपाल AM खानविलकर बने। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बने। संजय मल्होत्रा यह RBI के 26वें क्रम के गवर्नर बने। विजय चंडोक यह NSDL के MD और CEO बने। HPCL के मुख्य प्रबंध निदेशक अमित गर्ग बने। मसातो कांडा यह ADB का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प है B। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख का इन्होंने कार्यभार संभाला। और फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के अनुसार लड़ाकू लीडर और प्रौद्योगिकी परीक्षण पायलट एयर मार्शल मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। और बात करें फ्रेंड्स एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है, जो 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को 6 दिसंबर 1986 में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग पश्चिमी वायु कमान यानी वेस्टर्न एयर कमांडो के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह भारतीय वायुसेना की क्षेत्रीय कमान है और इसकी स्थापना 22 जुलाई सन 1949 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह भी आप लोग जानते रहिए, यह भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वायु कमान है। यह उत्तर भारत की हवाई रक्षा के लिए जिम्मेदार है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के 30वें क्रम के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 26वें क्रम के प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। और वायुसेना यानी एयरफोर्स के प्रमुख का पदभार अमरप्रीत सिंह ने संभाला है।
अगला प्रश्न है, आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 के फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इस टूर्नामेंट में वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झू जीनर को हराया है। और बात करें फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो चीन की जू वेंजुन ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। वही रजत पदक लेई टिंगजी ने जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कब से कब तक और कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन 30 से 31 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले कोनेरू हम्पी ने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश बने। अर्जुन एरिगेसी इन्होंने शतरंज मास्टर 2024 का खिताब जीता। और कार्तिक वेंकट रमन ने 31वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, डीबीएस बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रजत वर्मा को डीबीएस बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और बात करें फ्रेंड्स, यह किसका स्थान लेंगे? तो रजत वर्मा 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक के सीईओ के रूप में सुरजीत सोम की जगह लेंगे, जो फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। और फ्रेंड्स, उन्होंने 2015 से डीबीएस इंडिया का नेतृत्व किया। और बात करें फ्रेंड्स रजत वर्मा की, तो इनके पास 27 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। इससे पहले वे एचएसबीसी इंडिया के कार्य थे। अच्छा फ्रेंड्स, डीबीएस यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और इसकी स्थापना 1968 में सिंगापुर के विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मासात्सु असगावा है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा शुरेफ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 33वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो बंगाल की टीम ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, बंगाल ने किसको हराया है? तो फ्रेंड्स, केरल को 1-0 से हराकर बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। और फ्रेंड्स, बात करें यह कौन सा संस्करण था? तो यह 78वां संस्करण था। और फाइनल का आयोजन कब और कहां पर किया गया था? तो 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में इसको खेला गया था। और विजेता पश्चिम बंगाल रही, जिसे संतोष ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। और वहीं उप विजेता केरल रही, जिसे कमला गुप्ता ट्रॉफी और 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग संतोष ट्रॉफी के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा की गई थी। और जो पहला संस्करण फ्रेंड्स आयोजित किया गया था 1941-42 में, उसमें बंगाल ने दिल्ली को हराकर जीता था। और सबसे सफल टीम की अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है, जिसने 33 बार यह खिताब जीता है। और वहीं दूसरे स्थान पर पंजाब है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है। और तीसरे स्थान पर केरल और सेना की टीम है, जिसने 7 बार यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने जनवरी 2025 में जीएसएलवी के जरिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जनवरी 2025 में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए NVS-2 उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है।
और फ्रेंड्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यह 100वां मिशन होगा। और बात करें फ्रेंड्स NVS-2 की, तो यह भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है, जिसे नाविक के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत और आसपास के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, NVS-1 जिसे 29 मई सन 2023 को प्रक्षेपण इसका किया गया था, जिसका इस्तेमाल स्थलीय, हवाई और समुद्री परिवहन, लोकेशन सेवाओं, निजी गतिशील संसाधन निगरानी परीक्षण के लिए किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में हुई थी और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यह इसरो का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा, इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। आइए डिटेल में लेते हैं। तो भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया है। यह निर्णय 14 मार्च सन 2024 को एक बैठक के दौरान लिया गया था और पहला स्मरणोत्सव यह 16 जनवरी सन 2025 को निर्धारित किया गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और यह कार्यक्रम नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर जोरावर ऑडिटोरियम में होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग लोकपाल दिवस के महत्व को भी समझ लेते हैं। तो लोकपाल दिवस भारत के लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है। इस दिवस का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में लोकपाल की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और लोकपाल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस आयोग का गठन 5 जनवरी सन 1966 को मोरजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स, पहले लोकपाल कौन थे? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। और वर्तमान लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री अजय माणिक राव खानविलकर यह वर्तमान लोकपाल हैं। और लोकपाल के उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इस संस्था का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और उनसे संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए डिटेल में जानते हैं। तो श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल परेरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में नए साल का पहला शतक जड़ते हुए धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 44 गेंदों में 101 रन की इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 4 छक्के जड़े। अच्छा फ्रेंड्स, बात करें T20 में सबसे तेज शतक किसके नाम है? तो T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने कई दिग्गजों को पछाड़ते हुए 144 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 18 छक्के और 6 चौके शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो 2 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व अंतर्मुखी दिवस अंतर्मुखी लोगों की शांति, शक्ति और रचनात्मकता का सम्मान करता है। यह गलत धारणाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देता है और विभिन्न व्यक्तित्व लक्षणों के लिए प्रशंसा को प्रोत्साहित करता है। और बात करें फ्रेंड्स, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इस वर्ष का विषय या थीम शोर भले विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है। यह इस वर्ष की इसकी थीम है। और बात करें फ्रेंड्स, इस दिवस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इस दिवस की स्थापना सन 2011 में क्रिस्टीना स्मिथ के द्वारा की गई थी और पहली बार फ्रेंड्स इसे सन 2011 में ही मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, पिछले महीने में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया गया और विषय क्या रहा? तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस की थीम रही। 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया।
2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और विषय या थीम क्या रही इस दिवस की? तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और विषय की बात करें तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस वर्ष की थीम थी। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही दिवस की? तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष की थीम थी। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही इस दिवस की? तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस वर्ष की थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही इस दिवस की? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस वर्ष की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार, पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही इस दिवस की? तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य भी, यह इस दिवस की थीम थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। और थीम की बात करें तो स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष की थीम थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। और थीम क्या रही इस दिवस की? तो वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यह इस वर्ष की थीम थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। और थीम क्या थी? तो वीरता इस दिवस की थीम थी। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।